और आज मैं आपको ये बद्दुआ देता हूँ कि एक दिन ऐसा लाऊंगा जो खुद आपको अपने किए पर पछतावा होगा। अरे जाओ जाओ, अब तुम्हारा बद्दुआ भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हाँ, अगर जल्द यहाँ से नहीं निकले तो 10 लाख लेने के जुर्म में ऐसा फंसाऊंगा कि तुम्हारी गरीबी काल कोठरी के अंदर ही अपना दम तोड़ देगी। अरे ओ सुरेश, इस हरामखोर को यहाँ से बाहर निकाल फेंको। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे भिखारी आ जाते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे गांव की जिसका नाम भोलापुर तो था, लेकिन यहाँ के लोग बड़े जालिम और बेरहम थे। इसी गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई कमलेश, जो कि माता पिता के मरने के बाद खुद आलीशान बंगला हथिया लिया और टूटे फूटे झोपड़ी अपने छोटे भाई जग्गू को थमा दिया। फिर भी जग्गू कोई शिकायत नहीं करता और अपने बेटे गोलू के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता। सुनो जग्गू, अब माता पिता तो इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए सारा फैसला मुझे ही करना पड़ रहा है। पिताजी के नाम पूरे 4 बीघा जमीन है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उनके बड़े बेटे होने के नाते 3.5 बीघा जमीन मैं रखूं और बचे 10 कट्ठा तो उसे तुम रख लो। देखो जग्गू, मैं नहीं चाहता कि तुम गरीबी में जीवन व्यतीत करो, इसलिए तुम उसी जमीन पर अपना खेती करोगे और अपने बेटे गोलू को खुश रखोगे, क्योंकि तुम ठहरे मेहनती और किसान और मैं एक इज्जतदार सेठ का बेटा। तो अब से तुम्हारे बीच और हमारे बीच कोई खास रिश्ता नहीं रहेगा। वाह भैया वाह, क्या आपका न्याय है। आप खुद आलीशान घर और जमीन बीघा के बीघा रख लिए और बदले में मुझे टूटी झोपड़ी और वो बंजर जमीन थमा दिए। लेकिन कोई बात नहीं भैया, मैं इसी में खुश हूं। लेकिन वो कहावत तो आपको पता है ना भैया, कि जिसका राम रखवैया उसका क्या बिगाड़े कोई कसैया। मैं उसी बंजर जमीन पर खेती करके दिखाऊंगा और अपने बेटे गोलू को पढ़ा लिखाकर एक शिक्षित इंसान बनाऊंगा। इतना कहकर जग्गू अपने घर की ओर निकल जाता है। जग्गू की बात सुनकर कमलेश को बहुत गुस्सा आता है। अरे सुरेश, देख रहे हो कितना भला बुरा कह कर गया। लेकिन कोई बात नहीं, जितना जमीन मैं अभी इसको दिया हूँ वो बहुत जल्द छीन लूंगा। वो तो समाज से बचने के लिए थोड़ी सी जमीन और रहने के लिए झोपड़ी दे दी। अभी जितना बोलना है बोल लो जग्गू। एक दिन तुम्हें धक्के मारकर इस गांव से नहीं निकाल दिया तो मेरा नाम भी कमलेश नहीं। वाह मालिक वाह, क्या आपका दिमाग है। मानना पड़ेगा, इस जग्गू को आप ही सुधार सकते हैं। जग्गू उदास घर पहुंच जाता है। जब उसका बेटा उसे उदास देखता है तो घबराकर पूछता है, क्या हुआ पिताजी, आप इतना उदास क्यों लग रहे हो? क्या बड़े पापा आपको कुछ बोले हैं? हाँ बेटा, भैया हमें धोखा दिए हैं। खुद आलीशान बंगला और सारा जमीन रख लिए और हमें ये टूटी झोपड़ी दिए हैं। लेकिन बेटा, हम खुश हैं। भगवान हमें जो देंगे उसी में हमें खुश रहना है। और बेटा, कल तुम्हें अपनी पढ़ाई के लिए शहर जाना है, इसलिए तुम इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो। तुम्हें पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बनना है। ठीक है पिताजी, मैं अब से इस पर ध्यान नहीं दूंगा और अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करूंगा, ताकि आपका सपना जल्द से जल्द पूरा कर सकूं। आज गोलू को अपने पढ़ाई के लिए शहर जाना था। जाओ बेटा, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना और मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना। मैं यहाँ अच्छे से खेती करूंगा और अपना गुजर बसर करूंगा। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो एक चिट्ठी लिख देना, मैं डाकिया से पैसा भिजवा दूंगा। ठीक है पिताजी, अब मैं चलता हूँ। आप अपना ख्याल रखना और बड़े पापा से मुंह मत लगना। अपने खेत में काम करना और खुश रहना। इतना कहकर गोलू अपने पढ़ाई के लिए शहर निकल जाता है। जग्गू बेचारा काफी उदास हो जाता है, लेकिन उसे पता था कि अगर उसे अपने भाई से इंसाफ लेना है तो गोलू को पार्च लिखकर एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। जग्गू अपने बेटे को शहर भेज देता है और खुद अपने खेत में काम करने निकल जाता है। जग्गू काफी मेहनत करता है ताकि उसका फसल अच्छा हो और उसे बेचकर अपने गोलू के लिए पैसे जुटा सके।
खेत बंजर था, लेकिन जग्गू का मेहनत रंग लाया और पूरे गांव में सबसे अच्छा फसल हुआ। वाह भगवान वाह, आपने मेरी मेहनत और गरीबी पर तरस खाई और पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल उगाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि मेरा बेटा गोलू पढ़ लिखकर एक अच्छा इंसान जरूर बनेगा। जग्गू खुश था, लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि उसकी इस खुशी पर बहुत जल्द ग्रहण लगने वाला है। उसके बड़े भाई कमलेश को जब ये पता चलता है कि जग्गू का फसल सबसे अच्छा हुआ है, तो वह बहुत जलने लगता है। अरे मालिक, मुझे खबर मिली है कि जहां हमारे 3.5 बीघा जमीन पर उतना फसल नहीं उगा, उससे कई गुना ज्यादा फसल जग्गू के खेत में उगा है। लेकिन मालिक, मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है, जब आपने उसे बंजर जमीन दिया था, फिर उसमें अचानक से इतना अच्छा फसल कैसे उग गया, जबकि मेहनत वही और सिंचाई भी वही। फिर भी उसके उगाए फसल और हमारे उगाए फसल में आसमान जमीन का फर्क है। अरे नहीं सुरेश, इसमें उसकी कोई गलती नहीं, बल्कि अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो बंजर जमीन नहीं बल्कि उपजाऊ जमीन है, और हरबर के चक्कर में सब गड़बड़ हो गया। लेकिन सुरेश, तुम चिंता मत करो, उससे वो जमीन फिर से कैसे हथियाना है मुझे सब पता है। चलो मेरे साथ। दोनों लोग जग्गू से वह जमीन हथियाना चाहते थे, क्योंकि अनजाने में कमलेश ने उसे उपजाऊ जमीन दे दिया था। अरे जग्गू भाई, तुम कितना मेहनत करते हो और फिर भी पैसों के लाले पड़े हैं। जब लोगों से सुना कि तुम अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेजे हो, तब से मुझे बेचैनी सी हो रही है। तुम कहाँ उसका फीस चुका सकोगे? अगर तुम चाहो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अरे भैया, आज मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सूरज पूरब से उगने की बजाय पश्चिम से कैसे उग गया। जो भाई मुझे दुश्मन समझकर टूटी झोपड़ी और खैरात के नाम पर छोटी सी जमीन दिया है, वो भला आज मेरी मदद करने कैसे आ गया। भैया, आपका अचानक ऐसे बदलना मुझे एक सक्की नजरों से देखने पर मजबूर कर रहा है। वाह मेरे भाई वाह, क्या तुम्हारा सोच है। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ और तुम मुझे भला बुरा कह रहे हो। चलो सुरेश, मुझे लगा मैं अपने के लिए बदल कर दिखाऊंगा, लेकिन मेरा भाई ही मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। इतना कहकर दोनों जाने लगते हैं। तभी जग्गू सोच में पड़ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका बड़ा भाई बदल चुका है, और वह अनजाने में वही गलती कर बैठता है जिस गलती का इंतजार बड़ी सब्र से कमलेश को हो रहा था। रुको भैया, आप ऐसे रूठ कर मत जाओ। मुझे यकीन हो गया है कि आप सुधर चुके हैं। लेकिन भैया, अभी मैं कोई मदद नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इस बार मेरे खेत में अच्छा फसल हुआ है और मैं उसको बेचकर अपने गोलू के पास पैसे भिजवा दूंगा, ताकि वो अपनी फीस चुका सके। और ऐसे भी भैया, मैं कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। जो भगवान ने दिया उसी में संतुष्ट रखा। ठीक है मेरे भाई, मैं मानता हूँ कि आज तुम्हारा फसल अच्छा हुआ है, लेकिन भगवान ना करे कि आगे तुम्हें पैसों की जरूरत हो। इसलिए जग्गू, मैं तुम्हें ये बताने आया कि आगे कुछ भी मदद चाहिए तो मेरे पास जरूर आना। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। चलो सुरेश, आज मैं अपने भाई के मुंह से ये बात सुनकर काफी खुश हुआ। इतना कहकर कमलेश वहां से चला जाता है। अब जग्गू के मन में एक उम्मीद जग उठी थी कि आगे कोई भी मदद अपने भाई से ले सकता है, लेकिन उसे कहाँ पता कि कमलेश उस पर तरस नहीं खाया, बल्कि जीवन बर्बाद करने का एक गड्ढा खोद कर गया है, जिसमें आज नहीं तो कल जग्गू को गिरना ही था। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाता है और जग्गू का फसल पहले से और अच्छा होता है। चारों तरफ हरियाली लहलहा रहा था। ये बात जब कमलेश को पता चलता है तो वो आग बबूला हो जाता है। मालिक, अगर यही सिलसिला चला तो जग्गू कभी आपके आगे हाथ नहीं फैलाएगा, क्योंकि इस बार उसकी फसल पहले से और बेहतर हुआ है। लगता है मालिक, वो जमीन अब आपके हाथ से निकल गया। जग्गू का तो बल्ले बल्ले हो गया। अरे सुरेश, ऐसा अपशगुन मत बोलो। वो मेरा जमीन है और कोई दूसरा उसमें खेती करके अपना फसल नहीं उगा सकता। अब तो एक ही रास्ता है जो हमें अपनाना होगा। अरे सुरेश,
जग्गू तो सिर्फ खेती करके ही अपना गुजारा और गोलू के लिए पैसे जुटाता है ना। अगर हम लोग उसका फसल बर्बाद कर दे तो वो ना तो अपना गुजारा ठीक से कर पाएगा और ना ही गोलू के लिए पैसे जुटा पाएगा। इससे गोलू का फीस समय पर जमा नहीं होगा और जग्गू पैसे के लिए बौखला जाएगा। फिर हम उससे सौदा करेंगे कि ये जमीन ले लो और वो जमीन दे दो। क्यों सुरेश, कैसा लगा मेरा प्लान? वाह मालिक वाह, क्या प्लान है। अब मुझे लगता है कि जग्गू आपके पैर पर जरूर गिरेगा। एक काम करता हूँ, अभी जाता हूँ और उसका फसल बर्बाद कर देता हूँ। इस जग्गू की तो ऐसी की तैसी। कमलेश बहुत बेरहम था। वह उपजाऊ जमीन पाने के लिए जग्गू की सालों का मेहनत एक क्षण में बर्बाद करने पर तुल चुका था। सुरेश चुपके उसे खेतों में जाता है और फसल सूखने वाला पाउडर पूरे खेत में छिट देता है। कुछ ही दिनों में जग्गू अपने फसल को देखने आता है कि आखिर उसका फसल कब तक तैयार हो जाएगा। लेकिन जो वह अपने आंखों से देखता है सो देखता रह जाता है। पूरा फसल सूख कर बर्बाद हो जाता है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अचानक मेरा फसल सूख कैसे गया? इतना अच्छा फसल हुआ था लेकिन सब बर्बाद हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? गोलू को फीस चुकाना है। अब मैं उसे कहां से पैसे दूं? मेरे पास खेती के अलावा और कोई जरिया नहीं था पैसे कमाने के। अगर गोलू का पढ़ाई बीच में रुका तो भगवान मैं जान दे दूंगा, क्योंकि उस पर काफी पैसे खर्च कर दिया हूं। हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। जग्गू अंदर से टूट चुका था। वह बहुत मेहनत करके फसल उगाया था और उन हरामियों ने चंद जमीन के लिए जग्गू का फसल बर्बाद कर दिया। जग्गू रो रहा था, तभी वहां कमलेश और सुरेश का आगमन होता है। अरे जग्गू भाई, तुम रो क्यों रहे हो? मैंने बोला था कि कभी भी मेरी जरूरत हो तो बेहिचक मेरे पास आना। फसल बर्बाद हो गया तो क्या हुआ जग्गू? मैं हूं ना। तुम्हारे बेटे का पढ़ाई बीच में कभी नहीं रुकेगा। बोलो कितना पैसा चाहिए, मैं अभी देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, लेकिन आपको तो पता ही है कि जग्गू कभी आज तक किसी से कर्ज नहीं लिया और मरते दम भी किसी से कर्ज नहीं लूंगा, क्योंकि ये मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचता है। कर्ज लेना दुनिया का सबसे खतरनाक साबित होता है। माफ करना भैया, मैं मेहनत करना जानता हूं और मुझे पता है कि फिर मेहनत करूंगा और फिर से अपना फसल उगा लूंगा। तो ठीक है जग्गू, मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताता हूं जिससे तुम्हारा स्वाभिमान को कभी ठेस नहीं पहुंचेगा और गोलू का पढ़ाई भी बरकरार रहेगा। बस तुम्हें एक काम करना है, जमीन का अदला बदली करना है। ये जमीन मैं रख लूंगा और अपना कोई जमीन तुझे दे दूंगा। देखो जग्गू, अपने दिमाग पर इतना जोर मत दो। सिर्फ जमीन अदला बदली करने से अगर तुम्हारे बेटे का पढ़ाई रुकने से बचता है तो सोच लो कितनी बड़ी बात है। और तुम्हें कभी पैसे वापस भी नहीं करना है। तुम ठहरे किसान, तुम्हें तो कोई भी खेत खेती के लिए दिया जाए तो तुम उसमें से सोना उगा सकते हो। बाकी तुम्हारी मर्जी। कमलेश अपना जाल फेंक दिया था, बस उसमें जग्गू को फंसना था। जग्गू भी एक गहरी सोच में डूब जाता है, क्योंकि एक तरफ उसका वर्षों का सपना टूट रहा था तो दूसरे तरफ उपजाऊ जमीन हाथ से जा रहा था। जग्गू करे तो क्या करे, वह अनजाने में गलत फैसलों का शिकार हो जाता है। ठीक है भैया, अगर ये जमीन आपको देने से गोलू के पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ता है तो ये सौदा मुझे मंजूर है। लेकिन भैया, इसके बदले आपको इतनी ही जमीन देना होगा, क्योंकि मैं एक किसान हूं और बिना किसानी किए रह नहीं सकता हूं। ठीक है मेरे भाई, मैं तुम्हें पूरे 10 कट्ठा ही जमीन दूंगा, उससे कम बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये मैं तुमसे वादा करता हूं। ठीक है जग्गू, अब मैं चलता हूं और कल वसीयत का पेपर लेकर तुम्हारे घर पहुंचता हूं। बस तुम्हें उस पर अपना हस्ताक्षर करना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और कल ही मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा, तुम उससे गोलू का फीस चुका देना। इतना कहकर दोनों लोग वहां से चले जाते हैं। जग्गू खुश था, क्योंकि फसल बर्बाद होने के बावजूद भी वह अपने गोलू के लिए पैसे जुटा लिया था। लेकिन उसे कहाँ पता कि उसकी बर्बादी यहाँ से शुरुआत हो जाती है। अगली सुबह होते ही कमलेश एक पेपर लेकर जग्गू के घर पहुंच जाता है। ये लो जग्गू, जमीन का वसीयत, बस तुम इस पर अपना हस्ताक्षर कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगा।
और ये लो पैसे जिससे तुम अपने गोलू का फीस चुका सको। अरे भैया, ये पेपर तो खाली है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। आखिर मैं किस चीज पर के लिए हस्ताक्षर कर रहा हूँ, कैसे पता चलेगा? अरे जग्गू भाई, वो क्या है ना कि वकील साहब को कोई काम था, इसलिए वो नहीं आ पाए, तो फोन पर बोले हैं कि बस साइन करा लो, बाकी वो देख लेंगे। तुम इस पर अपना हस्ताक्षर कर दो, ज्यादा मत सोचो। आखिर मैं तुम्हारा भाई हूँ, कोई दुश्मन थोड़ी ना हूँ कि तुम्हें धोखा दूंगा। और अगर तुम नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन इसमें तुम्हारा ही घाटा होगा, क्योंकि अगर समय पर गोलू का फीस नहीं चुका सके तो उसका पढ़ाई वहीं रुक जाएगा, और ये तुम बिल्कुल नहीं चाहते। बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। जग्गू चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे पैसों का सख्त जरूरत था। बेचारा मजबूरन खाली कागज पर अपना हस्ताक्षर कर देता है। कमलेश खुशी खुशी वहां से चला जाता है और जग्गू को पैसे के साथ एक 10 कट्ठे का जमीन दे देता है। लेकिन जग्गू को कहाँ पता कि वह जमीन बंजर है। ऐसे ही दिन ढल जाते हैं और जग्गू अपने बेटे के पास पैसा भेजवा देता है। फिर वह अपने खेतों में काम करने चला जाता है। जग्गू खूब मन लगाकर काम करता है, और जब फसल तैयार होने की बारी आती है तो उसमें सिर्फ सूखी घास और कुछ नाम के मुरझाई हुई फसल होती है। हाय रे मेरी किस्मत, ये क्या? ये तो सिर्फ सूखी घास और नाम के थोड़ी सी फसल हुई है, और वो भी सूखी हुई। जब मैं इसमें कुदाल चला रहा था तभी मुझे एहसास हो गया था कि ये जमीन बंजर है। मदद के नाम पर भैया ने मुझे लूट लिया, उपजाऊ जमीन के बदले बंजर जमीन थमा दिया। हे भगवान, ये कैसे धोखा हो गया मेरे साथ। मैं अभी भैया के पास जाता हूँ और अपना खेत वापस मांगता हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये बंजर जमीन। अंदर ही अंदर जग्गू टूट चुका था। वह कैसे भी करके खुद को संभालता है और अपने बड़े भाई के पास जवाब मांगने चला जाता है। अरे भैया, ये आपने क्या किया? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। जो खेत आपने मुझे दिया वो तो बंजर निकला। उसमें फसल उगाना बहुत कठिन है भैया। आप मुझे मेरा खेत वापस कर दीजिए, वरना मैं भूखे मर जाऊंगा और गोलू के लिए पैसे भी नहीं जुटा पाऊंगा। अरे ओ जग्गू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। एक बार तुम्हें उपजाऊ जमीन देकर धोखा खा चुका हूँ, अब फिर से वही गलती नहीं दोहराऊंगा। और ऐसे भी ये जमीन लेने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेला है। अब तुम्हें जो उखाड़ना हो उखाड़ सकते हो। और हाँ जग्गू, तुम्हें तो ये वसीयत याद होगा, तुमने खुद इस पर अपना हस्ताक्षर किए हो और इस पर साफ लिखा है कि तुमने पूरे अपने होश हवास में ये जमीन मुझे दे रहे हो और इसके बदले पूरे 10 लाख रुपए लिए हो। अब चाहकर भी तुम पुलिस केस नहीं कर सकते। क्या 10 लाख रुपए? भैया, ऐसा झूठ बोलने से पहले आपका जुबान कटकर गिर क्यों नहीं गया? आप पहले तो बड़ी बातें करते थे कि जग्गू तुम मेरा भाई हो, तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। और जब विश्वास किया तो आपने विश्वासघात करने में जरा भी देर नहीं की। वाह भैया वाह, एक गरीब को तरपाना आपका धर्म बन चुका है। और आज मैं आपको ये बद्दुआ देता हूं कि एक दिन ऐसा लाऊंगा जो खुद आपको अपने किए पर पछतावा होगा। अरे जाओ जाओ, अब तुम्हारा बद्दुआ भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हाँ, अगर जल्द यहाँ से नहीं निकले तो 10 लाख लेने के जुर्म में ऐसा फंसाऊंगा कि तुम्हारी गरीबी काल कोठरी के अंदर ही अपना दम तोड़ देगी। अरे ओ सुरेश, इस हरामखोर को यहाँ से बाहर निकाल फेंको। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे भिखारी आ जाते हैं। जग्गू एक धोखे के कागजात में बंध चुका था। वह चाहकर भी पुलिस से मदद नहीं ले सकता था। वह मजबूरन वहां से खाली हाथ लौट आता है। अब ना तो उसके पास उपजाऊ जमीन थी और ना ही गोलू को पढ़ाने के लिए पैसा। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाता है और एक दिन गोलू का कॉल आता है। पिताजी, आपने पैसे क्यों नहीं भेजे? मैंने कितना चिट्ठी लिखा, लेकिन एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फोन भी आप बंद करके रखे थे। आखिर क्या हुआ पिताजी? कोई समस्या है क्या? यहाँ कॉलेज किसी का नहीं सुनता। अगर समय पे फीस जमा नहीं हुआ तो वो कॉलेज से नाम काट कर भगा देते हैं। अब आपका सपना का क्या हुआ पिताजी? मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया है। अब मैं कुछ ही दिनों में गांव वापस आ रहा हूँ।
कुछ बोलिए ना पिताजी। जग्गू का सपना टूट चुका था। बस कुछ पैसे के कारण गोलू का पढ़ाई बीच में ही रुक गया। जग्गू भारी मन से अपने बेटे गोलू को सारी बात बताता है कि कैसे उसके बड़े पापा उसके पिता को ठगा है और झूठी कागजात को लेकर फंसा रहा है। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं कल ही गांव वापस आ रहा हूं। अब उनको एक तेज पढ़ा लिखा लड़का से पाला पड़ने वाला है। मुझे पता है पिताजी कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर देनी चाहिए। अगली सुबह होते ही गोलू गांव वापस आ जाता है। उसे गांव की हरियाली और ताजगी काफी पसंद आता है, लेकिन वह अपने बड़े पापा के कारण काफी दुखी था। इसलिए वो सीधा अपने घर चला आता है। घर आते ही जग्गू अपने बेटे को सारी बात बता देता है कि जिस भाई पर वह इतना विश्वास किया, आज उसी ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, अब मैं आ गया हूँ। मैंने शहर सिर्फ किताबें उलटना नहीं सीखा, बल्कि ऐसे लोगों को कैसे उल्टा जाता है वो भी सीखा है। अब मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा कि वो खुद वो जमीन आपको देंगे और अपना बंजर जमीन पैसे देकर लेंगे। बस आप देखते जाइए। रात होते ही गोलू और जग्गू दोनों अपने हाथ में एक एक घड़ा लेकर सीधा उसी खेत में चले जाते हैं जो खेत बंजर था। जग्गू कुदाल से मिट्टी हटाता है, घड़ा को वहीं छुपा देता है। अब यहाँ से हमें चलना चाहिए पिताजी, इससे पहले कि हमें कोई देख ले। जल्दी से निकल जाते हैं। अब बस हमें सुबह होने का इंतजार करना है। उसके बाद मैं ऐसा ड्रामा करूँगा कि देखकर आप दंग रह जाएंगे। सुबह होते ही जग्गू के खेत में लोगों की भीड़ लग गई। जिस खेत में फसल उगना नामुमकिन था, आज उसी खेत में दो दो सोने से भरे घड़ा निकला। सभी घड़ा देखकर तंग हो गए थे। धीरे धीरे पूरे गांव में कोरोना वायरस की तरह यह खबर फैल गई। अरे अजय भाई, आज देखा जिसको कल खाने को लाले पड़े थे, आज वो अमीर बनकर इस गांव में राज कर रहा है। जिस जमीन पर फसल उगाना मुमकिन नहीं था, उस जमीन पर आज सोने से भरा घड़ा निकला। क्या चमत्कार है। हाँ भाई, ये देखकर तो मैं भी हैरान हूँ। भला उस जमीन पर ऐसा क्या है जो फसल तो कभी उगा नहीं सका और डायरेक्ट सोना ही उगा दिया। लगता है दिलीप भाई वो जमीन खानदानी है, इसीलिए पहले के पूर्वज जमीन के अंदर सोना छुपाया करते थे। अब तो जग्गू का जीवन धन्य हो गया। वो जब चाहे वहां मिट्टी हटाएगा और सोना निकाल लेगा। वहीं पर सुरेश भी मौजूद होता है और गांव वालों की बात सुन लेता है। वह फटाक से कमलेश के पास जाता है और सारी बात बता देता है कि कैसे उनके ही बंजर जमीन पर निकला सोना जग्गू हड़प लिया। नहीं सुरेश, ऐसा नहीं हो सकता। वो जमीन मेरा है और अगर 2 घड़ा निकला है तो पक्का अभी और उसमें दफन होगा। वो जमीन खानदानी है और पहले के पूर्वज जमीन में ही अपना धन छिपाया करते थे। चलो सुरेश, इससे पहले कि जग्गू और खजाना निकाले, वो जमीन अपना बनाना होगा। कमलेश लालच में आकर ऐसा कदम उठा लेता है जो आगे चलकर उसे पछतावा का सामना करना पड़ेगा। वह गोलू के जाल में फंसते चला जाता है और अपना जमीन वापस मांगने निकल जाता है। अरे मेरे भाई जग्गू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, इसके लिए मुझे माफ कर दो। वो बंजर जमीन मुझे वापस कर दो। मेरे पिता का खानदानी जमीन है, वो हमारी यादों से जुड़ी है और ऐसे भी तुम उस खेत में फसल नहीं उगा पाओगे, इसलिए उसे मैं वापस लेना चाहता हूँ। और जग्गू, तुम चिंता मत करो, गोलू को फिर से मैं शहर भिजवा दूंगा और ये वादा करता हूँ कि कभी उसका पढ़ाई ऐसे बीच में नहीं रुकेगा। बस तुम मेरा जमीन मुझे वापस कर दो और अपना जमीन ले लो। ये क्या भैया, आप तो बोले थे कि अब जमीन अदला बदली नहीं हो सकता क्योंकि मैंने आपसे पूरे 10 लाख रुपए लिए हैं। फिर आप अपना रंग कैसे बदल दिए? आप इंसान हैं या गिरगिट जो बार बार अपना रंग बदलते रहते हैं? आप मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं इस जमीन से खुश हूँ, मुझे अदला बदली नहीं करना। अरे मेरे जग्गू भाई, तुम मेरी बात को इतना सीरियस क्यों ले लिए? मैं तो मजाक कर रहा था। ये लो भाई, जमीन का वसीहत,
इसमें मैं अपना साइन कर दिया हूँ, बस तुम अपना साइन करो और वो जमीन तुम्हारा हो जाएगा। कमलेश वह जमीन लेने के लिए बहुत जिद कर रहा था। गोलू को एहसास हो चुका था कि अब उसका प्लान सफल होने वाला है, इसलिए वो एक और जाल बिछा देता है। ठीक है बड़े पापा, अगर आप इतना जिद कर रहे हैं तो आप वो जमीन ले लीजिए, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। आपने एक झूठा इल्जाम लगाया था कि मेरे पिताजी आपसे 10 लाख रुपए लिए थे, इसलिए अब मैं चाहता हूँ जो झूठ था उसे सच कर दिया जाए। मतलब आप अगर वो जमीन लेना चाहते हैं तो पहले आपको 10 लाख रुपए देना होगा, तभी हम लोग जमीन अदला बदली करेंगे, वरना मुझे नहीं करना। हम लोग इस जमीन से खुश हैं। आज 2 घड़ा निकला है, कल 4 घड़ा निकलेगा, तब तो हम लोग और अमीर हो जाएंगे। गोलू के इस बात को सुनकर कमलेश को और लालच आ जाता है और वो बिना सोचे 10 लाख रुपए दे देता है। गोलू चालाक था, वह अपना वसीयत पर कमलेश से साइन करा लेता है ताकि आगे चल के कोई समस्या ना हो। कमलेश जब उस जमीन पर खुदाई करवाता है तो वहाँ एक भी घड़ा नहीं निकलता है। अरे मालिक, यहाँ तो कोई घड़ा नहीं है। आपके कहे अनुसार मैं काफी अंदर तक खुदाई किया, लेकिन कुछ नहीं निकला। मुझे तो लगता है मालिक, गोलू आपको बेवकूफ बनाया है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है और जग्गू उसे सारी बात बता दिया था, इसलिए वो हमसे बदला लेने के लिए ये सब नाटक रचा है। कमलेश के सामने अंधेरा छा गया। उसे एहसास हो गया कि ये सब उसका हिकरनी का फल है। जमीन भी हाथ से गया और पैसा भी। जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीखे कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। धन्यवाद।